हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ राकेश, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो आज हम आप लोग के लिए फिर टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रैटेजी जीके का क्वेश्चन, चूंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन यदि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो हम 10 ही लाए, लेकिन इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, चूंकि आपके लिए वे सारे क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यानी किस समस्थानिक का प्रयोग खून के थक्का जो बन जाता है फ्रेंड्स उसका पता लगाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, कौन से समस्थानिक का। ऑप्शन में आपको दिया है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 यानी 60, आई 131 यानी आयोडीन 131, उसके बाद सोडियम 24। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग खून के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है, किसका? सोडियम 24 का। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितने भी समस्थानिक से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, हम उन सारे को एक बार देख लेते हैं और याद भी कर लेंगे। हम लोग के लिए हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए, ऑप्शन में ए में आपको आर्सेनिक 74। तो बता दें फ्रेंड्स, आर्सेनिक 74 का प्रयोग हम लोग करते हैं ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में। किसमें? ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी में है कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर का पता लगाने में। उसके बाद ऑप्शन सी में आई 131 यानी कि आयोडीन 131 से हम लोग घेगारों का पता लगाते हैं इससे, इस समस्थानिक से। और उसके बाद सोडियम 24 से बता दिए पहले कि खून के थक्के का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद इसके अलावा पूछता है जो आयरन 26 है इसका पता जो प्रयोग किया जाता है, आयरन 26 का किस चीज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसकी पता लगाने के लिए? तो एनीमिया जो रोग होता है, एनीमिया उपचार जो आयरन की कमी से होता है उनका पता लगाने के लिए आयरन 26 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और एक बच गया यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 का जो उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे कुछ रेडियो समस्थानिक थे जिनका उपयोग किसमें किया जाता है हम सभी को बता दिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन फिक्स रहता है कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हम बता दिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया। नहीं बताना फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पहले किसान रेलवे जो चलाया गया था किन दो स्थानों के बीच भारत की पहली किसान रेलवे को चला गया था, किसान रेल को। ऑप्शन में आपको दिया है लखनऊ से कोलकाता, दिल्ली से कानपुर, देवलाली से दानापुर, नासिक से लखनऊ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि देवलाली से दानापुर। तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच भारत की पहली किसान रेल को चला गया था। कहां से कहां तक? देवलाली से दानापुर के बीच। देवलाली कहां पे है, किस राज्य में है? तो देवलाली फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है। और उसके बाद आपको दानापुर कहां है? बिहार में। तो फ्रेंड्स, ये देवलाली से बिहार के बीच पहली किसान रेल को चला गया था। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी किसान रेलवे, तो पहली बता दिए देवलाली से दानापुर, लेकिन दूसरी किसान रेलवे को चला गया था अनंतपुर से नई दिल्ली के बीच। अनंतपुर से नई दिल्ली के बीच दूसरी किसान रेलवे को चला गया था। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच दूसरी रेल को चला गया। तो आप दोनों को याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य होता था नहीं फ्रेंड्स, होता है जो किसान रेल जो है ना, जो ताजी सब्जियां होता है, फल फूल प्याज अन्य कृषि इन उत्पादों को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने में ये काम करेगी। जहां इसका जरूरत है वहां ये सभी चीजों को पहुंचाने का काम करेगी ये किसान रेलवे। और भारत की पहली किसान रेलवे कहां से कहां तक चली थी? तो ये देवलाली से दानापुर के बीच। दूसरी किसान रेलवे चली थी कहां से कहां तक बीच? दूसरी किसान रेलवे चली थी अनंतपुर से लेकर नई दिल्ली के बीच। आप ये दोनों को याद रखिएगा, करंट से क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। ये भी फ्रेंड्स करंट से क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो रीवा सोलर प्लांट है इसे किस राज्य में स्थापित किया गया, रीवा सोलर प्लांट को। ऑप्शन में आपको दिया है कर्नाटक, ओडिशा, उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट को स्थापित किया गया है। कहां पे?
मध्य प्रदेश में, और इसका जो कुल उत्पादन क्षमता है कितना है 750 मेगावाट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे पूछता भी है कि जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है रीवा सोलर प्लांट, इसका उत्पादन क्षमता कितना है तो 750 मेगावाट है। और इसका जो स्थापना किया गया था फ्रेंड्स 10 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था मध्य प्रदेश में रीवा सोलर प्लांट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और इसका उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। अभी सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों करंट का क्वेश्चन था। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। पृथ्वी की सतह पर बताना फ्रेंड्स कि दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिया है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व है। यही क्वेश्चन पूछता है पहला कौन है, तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी के जो भूपर्पटी है इस पर पाया जाने वाला पहला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा, ऑक्सीजन, जो कि 46% यानी 46.8% ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी के भूपर्पटी पर सर्वाधिक। लेकिन दूसरा यहाँ पूछा था तो दूसरा हो जाएगा कौन, सिलिकॉन, चूंकि 27.72% 72% सिलिकॉन पाया जाता है दूसरा। अगर ये पूछता कि उसके बाद एल्यूमिनियम लोहा पाया जाता है, तो आप ऊपर से ही दो याद रखिएगा कि पृथ्वी के सतह पर पाया जाने वाला पहला यानी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व है वो कौन है, वो ऑक्सीजन है, और उसके बाद सिलिकॉन है, और उसके बाद एल्यूमिनियम लोहा है। तो ये आपको क्रमवार याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम आपको बता दिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की विशाल दीवार जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है के निर्माण का श्रेय ... को जाता है। यानी कि फ्रेंड्स बताना है कि चीन का जो विशाल दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसका निर्माण कौन किया था, इसको बनाया कौन था, कौन बनवाया था। ऑप्शन में आपको दिया है किन शी हुआंग फाहियान, उसके बाद हियून, उसके बाद यीजिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि किन शी हुआंग। किन शी हुआंग ने चीन के विशाल दीवार जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसका निर्माण कराया था। कौन, किन शी हुआंग। फ्रेंड्स ये चाइनीज नाम आप लोग याद रखिएगा, किन शी हुआंग ने चीन के विशाल दीवार का निर्माण कराया था। और फ्रेंड्स चीन के जो सम्राट है उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, चीन का जो विशाल दीवार उसका निर्माण क्यों करना पड़ा था उसको, तो चूंकि फ्रेंड्स देखिए उत्तरी ओर से जो हमलावरों था उसकी रक्षा करने के लिए, चीन को उत्तरी ओर से जो हमला कर रहे थे चीन पर, उससे रक्षा के लिए वहां के शासक कौन थे, किन शी हुआंग ने चीन के विशाल दीवार का निर्माण कराया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, कौन सा दर्पण है जिसमें आप पाते हैं कि आपका जो छवि है आपसे छोटा है। ऑप्शन में आपको दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद समतल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फ्रेंड्स वस्तु जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस पर, उत्तल दर्पण पे। वस्तु जितना रहता है उससे छोटा प्रतिबिंब किस पर बनेगा, उत्तल दर्पण पे, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और समतल में बराबर होगा, समान बनेगा। तो ये तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ... मानव में अमोनिया जो था फ्रेंड्स NH3 अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। फ्रेंड्स अमोनिया एक जहरीली है, जहरीला है ये, इसको जो यूरिया में बदलता है कौन बदलता है, तो मनुष्य में अमोनिया जो है अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है। ऑप्शन में आपको दिया है किडनी, लीवर जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, उसके बाद अग्नाशय, बड़ी आंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लीवर जिसको आप लोग यकृत बोलते हैं। तो फ्रेंड्स लीवर के द्वारा मनुष्य के अंदर अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन बदलता है अमोनिया को यूरिया में, तो लीवर बदलता है। कौन बदलता है, लीवर बदलता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है, यानी बताना फ्रेंड्स जो मिश्रण है वो प्रकृति में क्या हो सकता है। ऑप्शन में आपको दिया है समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों,
उसके बाद यौगिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि समांगी और विषमांगी दोनों मिश्रण, समांगी और विषमांगी दोनों होते हैं प्रकृति में। तो आप लोगों को पता चल गया कि प्रकृति में मिश्रण कैसा होता है, समांगी और विषमांगी दोनों। तो बता दे फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण, देखिए जिस मिश्रण में जो प्रत्येक भाग होते हैं सभी गुण एक समान होते हैं, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के जितने भी गुण होते हैं सब एक समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल दोनों समान है, तो ये नमक और जल का मिश्रण ये समांगी मिश्रण हो गया। उसके बाद अल्कोहल और जल का मिश्रण ये भी समांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि इन दोनों का गुण समान है इसलिए समांगी मिश्रण है। आज जिसका गुण समान नहीं होते, जिस तरह रेत यानी कि बालू और जल ये दोनों को मिलाइएगा तो ये दोनों का मिश्रण समांगी होगा नहीं होगा, ये अलग होगा। तो इसलिए विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा रेत और जल, यानी कि रेत और जल कैसा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दोनों का गुण अलग अलग है। वही अगर पेट्रोल और जल रहेगा दोनों का मिश्रण तो ये भी विषमांगी है, पेट्रोल अलग हो जाएगा जल अलग हो जाएगा। तो आप समझ गएंगे, जिसमें गुण समान रहता है समांगी मिश्रण, जिसमें गुण समान नहीं रहेगा तो विषमांगी मिश्रण। तो नमक और जल हो ये तो समांगी हो गया, अल्कोहल जल ये भी समांगी हो गया, लेकिन अगर वही रेत जल पूछेगा तो ये विषमांगी हो जाएगा। तो आप ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ऐसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आपको दे देगा वायु, वायु क्या है, ऑप्शन में आपको दे देगा तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो फ्रेंड्स वायु एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारे चीज मिले होते हैं, तो इसलिए वायु एक कैसा है, तो वायु मिश्रण है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो फ्रेंड्स एक महाकाव्य है कमला, ये कमला को किसने लिखा था, जो कि जेल में ही लिखा था। कौन सा ऐसा भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल की दीवारों पर कमला नामक महाकाव्य को लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हिस्ट्री से है। ऑप्शन में आपको दिया गोपाल कृष्ण गोखले, बी.डी. सावरकर, उसके बाद शरत चंद्र, बटुकेश्वर दत्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बी.डी. सावरकर वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल के चार दीवारों में रहकर ही जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिखे थे, और उस महाकाव्य का नाम क्या था, कमला था। क्या था, कमला था। और इसको फ्रेंड्स 4 जुलाई 1911 में 50 साल की कारावास जो थी, 50 साल के लिए इसको जेल भेज दिया था। कहाँ पे, सेलुलर जेल। और सेलुलर जेल कहाँ है, अंडमान निकोबार में। तो वहीं पे अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा के दौरान उन्होंने जेल की दीवारों में अपनी जो महाकाव्य है कमला नामक महाकाव्य को इसको लिखा था। कहा जाता है कि जो उतने जेल में थे 50 साल तक अपना सजा काट रहे थे, उसमें जो नाखून उसका जो बढ़ गए थे, उन्हीं नाखून से वो महाकाव्य लिखे थे जेल की दीवारों पर। उस महाकाव्य का नाम क्या था, कमला था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास पर किताब लिखा था वही कमला अपने नाखून से ही लिखा था। आप सोच सकते हैं 50 साल के लिए काला पानी की सजा ने सुने, मतलब काला पानी की सजा, तो वो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में ही भेज दिया था बी.डी. सावरकर को। कौन थे, बी.डी. सावरकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम बता दिए, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज की ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। नहीं बताना फ्रेंड्स कि किस गैस को हम लोग अजनबी गैस कहते हैं, किस गैस को हम लोग अजनबी गैस कहते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जेनॉन। जेनॉन सबसे पहले बता दी एक अक्रिय गैस है। जेनॉन कैसा गैस है, ये अक्रिय गैस है जिसे हम लोग अनोखा गैस या अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, पूछेगा अनोखा गैस किसे कहते हैं तो जेनॉन को, या पूछेगा अजनबी गैस किसे कहते हैं तो ये जेनॉन को कहते हैं, ये चूंकि अक्रिय गैस है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका खोज किया था विलियम रेमजे वो मॉरिस टेवर्स ने, और इसका परमाणु संख्या पूछेगा तो 54 होता है। जेनॉन का परमाणु संख्या 54 होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और पूछेगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है जेनॉन का, तो फ्लैश लैंप होता है, विद्युत विसर्जन की जो नलियां होते हैं, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है जेनॉन गैस का। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉप 10 क्वेश्चन था। चूंकि अगर आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे, अगर डिस्कशन अच्छा लगा तो मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जी सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स हम एक बार रिपीट कर 10 क्वेश्चन ताकि आप लोग को रिकॉल करा दे, ताकि आप लोग का माइंड में याद रहे। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग सुनिएगा, सिर्फ हम 10 क्वेश्चन को रिपीट करा दे रहे हैं। क्वेश्चन था कि मिश्रण प्रकृति में क्या होता है, समांगी विषमांगी दोनों। उसके बाद चीन के विशाल दीवार का निर्माण कौन किया था, किन शी हुआंग। उसके बाद
कमला नामक महाकाव्य कौन लिखा था? बी.डी. सावरकर ने। उसके बाद पृथ्वी सतह पर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन था? सिलिकॉन। पहला कौन था? ऑक्सीजन। उसके बाद पहली किसान रेलवे कहां से कहां तक चला था? देवलाली से दानापुर। और दूसरी किसान रेलवे अनंतपुर से दिल्ली के बीच। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो रीवा सोलर प्लांट है ये मध्य प्रदेश में। और उसके बाद अमोनिया को यूरिया में बदलता कौन? लीवर, जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं। उसके बाद खून के थक्के का पता लगाते हैं हम लोग सोडियम 24 के द्वारा। उसके बाद था कि किसे अजनबी गैस कहते हैं? तो जेनॉन को। और किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में। तो हम 10 क्वेश्चन को रिपीट भी कर दिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।